हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वेट टू BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे BHU एमएड एग्ज़ाम 2020 का सॉल्व पेपर पार्ट 2। कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसके साथ ही इस पेपर की विशेषता यह होगी कि इसमें हर क्वेश्चन के साथ या जो प्रश्न उलझाने वाले होंगे उनकी हम व्याख्या के साथ प्रूफ के साथ आंसर को देखेंगे, तो अंत तक देखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, तो देख लेते हैं पहले क्या क्या था इसमें। कि इसमें है कि यह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित था। इसमें कुल 2 खंड थे, जिसमें प्रथम खंड में हम लोगों को 104 क्वेश्चन करने थे और दूसरे खंड में हिंदी या इंग्लिश में से आपको 16 प्रश्न करने थे। तो इस तरीके से कुल मिला के 120 क्वेश्चन करने थे और माइनस मार्किंग थी। तो अब चलते हैं सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता बदलाव करता है या एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर मैनिपुलेट। तो किस में मैनिपुलेशन किया जाता है? हमेशा इंडिपेंडेंट चर पे किया जाता है और इसका इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है कि इंडिपेंडेंट में जोड़ तोड़ करता है और उसका जो इफेक्ट देखते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। तो इसलिए इसके आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि रिलायबिलिटी होती है। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो रिलायबल होते हैं और फिर उसके बाद वैलिड होते हैं और व्यवहारिक होते हैं, लेकिन ये कभी भी सब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। जबकि जो कि अमानकीकृत परीक्षण होता है उसमें वस्तुनिष्ठता होती है। जैसे शिक्षक जो टीचर जो बनाता है, परीक्षण निर्माण करता है, वो अमानकीकृत होता है, उसमें सब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन मानकीकृत परीक्षण में एक उत्तर जो होता है निश्चित उत्तर होता है, उसको चाहे जितनी बार कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करे उसका उत्तर उतना ही आता है, तो उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं आती है। तो इसलिए ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा कि इसमें सब्जेक्टिविटी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक अति श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि रखता है। तो इसमें वेरी सुपीरियर पूछा है क्वेश्चन में, तो ये इसका उत्तर 1 से 25 से 139 तक होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि 140 से ऊपर होगा, नहीं, 140 के ऊपर जीनियस बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इस बुक में आप देख सकते हैं, ये लूसेंट की बुक है, इसमें आप देख सकते हैं कि 140 के ऊपर जो होते हैं वो जीनियस होते हैं, जबकि अति श्रेष्ठ या वेरी सुपीरियर जो है 120 से 139 के बीच में आते हैं। तो वेरी सुपीरियर पूछा है, इसलिए इसका रेंज 120 से 139 आएगा और सुपीरियर का 110 से 119 है। क्वेश्चन नंबर 4, कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता के चरणों का सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो सबसे पहले होता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन किसमें? ए सबसे ये बी वाला पहले ही कट गया, बचा ए। तो ए पहला हो गया और सत्यापन सबसे बाद होता है। तो देख लेते हैं कौन सा ए और लास्ट में बी है। तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा वाला करीब है। और इसमें कि तीसरा होता है इक्यूबेशन, चौथा होता है इल्यूजन। जब पहले वो कोई भी चीज़ जैसे कि उसमें यूरेका जो करता है उसमें सबसे पहले क्या करता है कि कोई भी समस्या को समाधान करने के लिए तैयारी करता है, तो उसकी मन में कुछ विचार हमेशा खुदबुदाते रहते हैं कि इसका ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फिर लास्ट में एकाएक उसके मन में अंतर्दृष्टि आ जाती है, अरे इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, फिर लास्ट में सत्यापन कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पहला नंबर तैयारी, दूसरा एक्यूबेशन, तीसरा अंतर्दृष्टि, चौथा सत्यापन। तो इस तरीके से ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां,
क्वेश्चन नंबर 5वां है कि कॉलम अ और ब का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों को चुनें। तो सबसे पहले इसमें दिया है कोहलर। कोहलर का क्या था? सूज का सिद्धांत। कोहलर का सूज का सिद्धांत था। तो इसका अब पहले का ए देख लेते किस में है। तो ये दोनों तो पहले कट गए, अब बचा ये और ये। तो इसमें कोहलर का सिद्धांत हमारा किसने दिया है? वो सूज का सिद्धांत हो गया। फिर देखते हैं कि और कौन कौन से हम लोग कहते हैं। तो फिर विस्तारण होता है। विस्तारण किस में होता है? वो सृजनात्मकता में होता है। तो फिर बी का पहला कौन है? तो इन दोनों में ही बी का पहला है। तो अब इसके आगे वाला देखते हैं कि क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को आर टाइप लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है और दूसरा डी का दूसरा होगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। तो इसे एस टाइप बोलते हैं। एस टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एस टाइप में स्टिमुलस पहले आता है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस जो है फूड जो है पहले आता है। तो कुत्ते के सामने फूड पहले आता है तब वो रिस्पॉन्स करता है। तो एस टाइप इसलिए क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगी और ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले वो रिस्पॉन्स करता है, मतलब कबूतर चोंच मारता है तब उसे फूड मिलता है, स्टिमुलस मिलता है। तो इसे आर टाइप बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्वितीयक अभिप्रेरक का उदाहरण है। तो सबसे पहले ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन को एस टाइप बोलते हैं क्योंकि इसमें स्टिमुलस ने दिया था। इसे यहाँ पे देखिए पाउलो का सिद्धांत को एस टाइप भी बोलते हैं और जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग को आर टाइप कहते हैं। इसमें ये बताया गया है क्योंकि इसमें स्टिमुलस शास्त्रीय अनुबंधन में लार और पहले फूड आता है, उसके सामने भोजन आता है तब वो लार टपका आता है। तो पहले स्टिमुलस आता है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में वो पहले चोंच मारता है तब उसको फूड मिलता है। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक अभिप्रेरक का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण जो है वो दूसरा हो जाएगा क्योंकि भूख प्यास नींद काम ये सब जो है फर्स्ट वाले में आता है और जबकि द्वितीयक में सिर्फ सुरक्षा आती है। तो अब ये उत्तर कैसे सही होगा इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसमें बताया गया है प्राथमिक एवं द्वितीयक मैस्लो की नीड थ्योरी से ये क्वेश्चन संबंधित है। तो इसमें प्रथम नीड थ्योरी में भूख प्यास नींद काम ये शरीर जनित जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको प्रथम स्तर पर रखा जाता है और दूसरे स्तर पर जो होता है वो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद दूसरा होता है और दूसरे पे ही ये सुरक्षा की आवश्यकताएं जो होती हैं वो दूसरे स्टेज पर आती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, ऐसा मॉस्लो की थ्योरी में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। तो क्या है इसमें? तो इसका ये तीसरा हो जाएगा कि वह अवस्था जहां उचित आवश्यकता व समर्थन दिए जाने से शिक्षार्थी कार्य में प्रवीण हो जाता है। ये आपका जेपीडी होगा। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पर आप देख सकते हैं कि जेपीडी यहाँ पे ये वाइगॉट्स्की से संबंधित है जेपीडी की बातें। तो जेपीडी क्या है? तो इसको दूसरे सब जो ना आप प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये बताया है वाइगॉट्स्की, इसमें इन्होंने बताया यहाँ पर कि ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों के परास रेंज से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसको करना संभव है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है कि पहला सीखने का वातावरण क्षेत्र, दूसरा वह क्षेत्र जहां बच्चा अकेले समाधान कर सकता है और वह ये फोर्थ वाला वह अवस्था जिससे विशेषज्ञ बच्चे को अकेले छोड़ देता है। ये नहीं है, बल्कि तीसरा है कि वो वह क्षेत्र होता है जिसमें कि बच्चा खुद से तो नहीं कर पाता लेकिन उसे उचित सहायता व समर्थन दिया जाए तो वह उस कार्य को कर सकता है। यही जेपीडी है वाइगॉट्स्की के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
जो अगला क्वेश्चन है वो है 8वां, निम्नलिखित में से किसे सृजनात्मकता परीक्षण में अधिक महत्व नहीं मिलता है। तो सृजनात्मकता महत्व में जो होता है उसमें पॉपुलैरिटी जो है उसको महत्व नहीं मिलता है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब उसमें सृजनशीलता की जो विशेषताएं होती हैं उसमें फ्लुएंसी होता है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, एलोब्रेशन होता है। लेकिन इसमें कहीं भी जो है कहीं भी लोकप्रियता वहाँ पर नहीं था, इसीलिए ऑप्शन इसका 4th सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कॉलम ए और बी का मिलान करना है यहाँ पे। तो ऑलपोर्ट की विशेषता क्या है कि उसमें कॉर्डिनल लक्षण पाया जाता है, और तो इसलिए पहले ऑप्शन इसका दूसरा देख लेते हैं। एक का दूसरा कौन है, तो एक का दूसरा यहाँ पे 2 है, पहला और दूसरा 2 में है, और कैटल का P6 होता है, तो ये भी P का 3 किस में है, तो इन दोनों में है। फिर है आइजेंक, आइजेंक का क्या है, तो आइजेंक का जो है वो अंतर्मुखी है, आइजेंक का अंतर्मुखी है, यूंग का न्यूरोकोटिक है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका जो है वो 3rd सही हो, तो इस तरीके से इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि डैश में व्यक्ति अपनी भावनाओं या क्रियाओं को कुछ ज़्यादा ही स्वीकार्य अर्थों में व्याख्या करता है। तो इसमें जो है ये प्रक्षेपीकरण में ऐसा करता है, इसमें कहानी या जब चित्र वगैरह दे दिए जाते हैं तो उसके माध्यम से वो अपने आप को उससे रिलेट करके अपने भावनाओं को उसमें प्रक्षेपित कर देता है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। और सबकी जबकि और जो तीसरे ये तीनों हैं ये तनाव को दूर करने की युक्तियां हैं, और जबकि ये अकेला ऐसा है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों को प्रक्षेपित किया जाता है। तो ऑप्शन इसका 4th सही हो जाएगा। इसके उदाहरण में जैसे टेट वगैरह में होता है, तो उस जो टेट होता है उसमें परीक्षण, उस परीक्षण में बच्चे के सामने कार्ड रख दिए जाते हैं और उसको कहानी बनाने को बोला जाता है, तो उस कहानी में वो अपने आप को पूरा प्रक्षेपित कर देता है। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कथन अ और ब पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो इसका कथन अ है, मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण व व्यक्ति के निष्पादन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। तो ये बात जो है वो सही नहीं है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण के निष्पादन के आधार पर मानसिक आयु इसका हो जाएगा कि मानसिक आयु की बुद्धि परीक्षण पर व्यक्ति के निष्पादन के आधार पर प्राप्त होता है। ये बात सही है। यदि जिसका बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगा उसका निष्पादन जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। और इस तरीके से पहला कथन जो है वो ट्रू है, और दूसरा है विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग व्यवहार करना बुद्धिमान की विशेषता नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन ए जो है वो ट्रू और बी फॉल्स है। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही हो जा रहा है, इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से विषम खोजें। तो निम्नलिखित में से विषम कौन है, इसमें पियाजे जो हैं वो विषम है, ये कॉग्निटिव थ्योरी के हैं, और जबकि ये सब जो है टाइप थ्योरी के, स्पीयरमैन 2 यहाँ पे 7 SI मॉडल का इन्होंने बताया, लेकिन ये कॉग्निटिव संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे ने दिया है। अगला क्वेश्चन है सामूहिक एकालाप की विशेषता है। तो सामूहिक जो एकालाप की विशेषता है इसका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। इसका हम लोग पहले वो देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसमें बताया है कि कलेक्टिव जो मोनोलॉग्स है उसमें ईगो सेंटर जो होता है, ये जो है इस स्टेज पे ईगो सेंटर होता है। यंग चाइल्ड लीड टू देम बिलीव द एनीवन थिंग्स एज इट दे डू। तो ईगो सेंटर सबसे बड़ी बात होती है इस कलेक्टिव मोनोलॉग की। तो अब देख लेते हैं कि ये ईगो सेंटर किस वाले स्टेज में होता है, ईगो। और इसमें ईगो सेंटर यदि अहम केंद्रिता देखें तो ये कॉन्क्रीट
ऑपरेशनल स्टेज में पाया जाता है, जिसकी उम्र 711 होती है और इसका चिंतन का प्रकार आगमनात्मक होता है। तो इस तरीके से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका उत्तर हो जाएगा। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका फोर्थ ऑप्शन है। तो इस तरीके से इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा कि सामूहिक एकालाप या कलेक्टिव मोनोलॉग्स जो है वो फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कोह ब्लॉक टेस्ट जो है बुद्धिलब्धि का है, जबकि पिक्चर कंस्ट्रक्शन और टॉरेंस परीक्षण, बाकर मेहंदी परीक्षण, ये तीनों ही सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित है। चित्र निर्माण में एक व्यक्ति को चित्र बनाने के लिए दिया जाता है, वो जितनी ही जैसे कि एक बॉक्स में बनाना होता है तो वो उस बॉक्स में जितना अधिक चीज़ों को ड्रॉ कर पाता है उसको उतना ही अधिक नंबर देते हैं। और टॉरेंस जो है वो आपका सृजनात्मकता से जुड़े ही हुए हैं और इंडिया में बाकर मेहंदी जी ने सृजनात्मकता परीक्षण बनाया है। तो इस तरीके से कोह ब्लॉक टेस्ट ही सिर्फ बुद्धिलब्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से विषम खोजे। तो निम्नलिखित में से विषम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, इसका उत्तर हो जाएगा कैटल, क्योंकि ये ट्रेड थ्योरी के हैं। ये अकेले जो हैं ट्रेड थ्योरी के हैं। इन्होंने P16 दिया, पर्सनालिटी के 16 फैक्टर दिए, जबकि जुंग, सेल्डन और क्रेमसर ये तीनों ही टाइप थ्योरी के हैं। ये तीनों ही टाइप थ्योरी के हैं और जबकि युंग कैटल जो है वो ट्रेड थ्योरी के हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथन अ और व पढ़े और सही विकल्प चुने। तो कथन अ है कि एक क्रॉस अनुभागीय अध्ययन बता सकता है कि एक व्यक्ति समय के साथ कैसे बदलता है। और दूसरा है नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि हम लोग उसको समय के साथ देखते हैं कि उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे कि पियाजे ने अपने 3 बच्चों के ऊपर देखा कि तब उन्होंने कि संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का, कि तीनों बच्चों को उन्होंने देखा कि इस स्टेज में क्या परिवर्तन है, इस स्टेज में क्या परिवर्तन है, इस स्टेज में क्या परिवर्तन है। तो इस तरीके से ये एक ही व्यक्ति के व्यवहार में लंबे समय तक जब हम लोग वो करते हैं, परीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और इसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं। और जबकि जो परीक्षण जो है क्रॉस सेक्शनल होता है, मतलब कि जैसे कि एक ही स्टेज में एक ही परीक्षण को 3 लोगों पे करना, तो वो क्रॉस अनुभागीय अध्ययन कहलाता है। जैसे कि हमको टेस्ट करना है तो हमने ग्रुप ए लिया, एक ही समय में ग्रुप ए लिया, ग्रुप बी लिया, ग्रुप सी लिया, और एक में ट्रीटमेंट दिया, एक को हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया और एक में पुनर्वलन दिया, और एक ही समय में 3 ग्रुपों पे हम लोग जब करते हैं तो इसे बोलते हैं क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, और उस लॉन्गिट्यूडनल में लंबे समय तक किया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि ये क्या क्या बोला ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए बोला है कि एक क्रॉस अनुभागीय अध्ययन बता सकता है कि व्यक्ति समय के साथ कैसे बदलता है, तो ये बात गलत है। और दूसरा है कि अनुदैर्ध्य अध्ययन कम खर्चीले होते हैं, समय लेने वाले होते हैं। नहीं, जब लंबे समय तक करेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा और ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा, तब ये बोल रहा है कि कम समय लेने वाला है, तो ये चीज़ बातें गलत हैं। तो इस तरीके से दोनों ही ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत हो गए। तो अब कौन सा दोनों गलत है? तो बी दोनों गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि योग्यताओं की संख्या है। तो थर्स्टन के अनुसार बुद्धि योग्यताओं की संख्या 7 है। तो इसका अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ, ये अरुण कुमार की बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थॉर्स्टन ने 7 बुद्धि को बताया है, और 7 बुद्धि को बताया। अब ये कौन कौन सी हैं, तो ये है पहले कि वर्बल है, फिर उसके बाद है फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी है, दैसिक क्षमता, स्पेशलिस्ट है, न्यूमेरिकल क्षमता है, रीजनिंग है, स्मृति है, मेमोरी, और इसके बाद परसेप्शन 7 है। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा वो मैंने ट्रिक बनाया था कि राम, इससे संबंधित मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो वो ट्रिक देख लेते हैं। कि मैंने बनाया था कि वाव, वाव मतलब WAV, वाव राम न पी शराब न, तो वी से आपका हो जाएगा वर्ड, वो ऊपर से ये वर्ड फ्लुएंसी हो गया, और वी से आपका वर्बल हो गया, आर से आप रीजनिंग हो गया, एम से कुछ नहीं है, वो याद करने के लिए है, एम से आपका मेमोरी, और एन से आपका न्यूमेरिकल, पी से परसेप्शन, एस से स्पेस, वाव राम न पी शराब, इसका एक ट्रिक है। तो इस तरीके से थॉर्स्टन ने 7 प्रधान अभिक्षमताएं बताई थी। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि दूसरा 7 इसकी बुद्धि क्षमताएं हैं। और अगला है कि साइमन बुद्धि ने पहला बुद्धि परीक्षण कब दिया था, तो ये 1905 में दिया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1905 में साइमन के सहयोग से प्रथम बुद्धि का निर्माण बीने जी ने किया था, जिसका नाम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 1905 वाला सही हो जाएगा उसमें। तो इस तरीके से 18 का जो है 18 क्वेश्चन नंबर का ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता कौन है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक जी को माना जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। जब आप गूगल करते हैं तो फादर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी डालते हैं तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को फादर आप शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में लिखकर आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो उसमें थॉर्नडाइक सही हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20वां, यदि किसी छात्र का टी स्कोर 70 है और माध्य स्कोर उसका स्कोर से की दूरी से 10 दूरी है तो जेड स्कोर होगा। तो इसको सूत्र के माध्यम से हल कर किया है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20वां, जैसा कि इसमें हम लोग जानते हैं जैसा कि इसमें है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें टी स्कोर का सूत्र जो होता है जेड इंटू 10 प्लस 50 होता है। तो हमारा टी स्कोर जो है वो टी स्कोर और जेड स्कोर है। तो प्रश्न अनुसार हमारा जो टी स्कोर है वो 70 है और जेड स्कोर को जानने के लिए तो वो क्या करेंगे 70 को उसको उस पर रखेंगे 70 बराबर जेड इंटू 10 प्लस 50। तो यहाँ पे 70 में से 50 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हल होके 2 आएगा। तो उत्तर इसका जो विकल्प जो है इसलिए उत्तर जेड स्कोर आपका 2 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि यदि दो विषयों के परीक्षण स्कोर के बीच सहसंबंध का गुणांक दोनों से उम्र के रैखिक प्रभाव को समाप्त करने के बाद प्राप्त किए जाए तो सहसंबंध को कहा जाता है। तो इस सहसंबंध को जो है पार्शियल सहसंबंध कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सहसंबंध में जब कहीं भी हम लोग किसी जैसे दो सहसंबंध को जानने के लिए तीसरे के प्रभाव को मुक्त कर देते हैं या उसको नहीं देखते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो वहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन होता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि छात्रों के समूह के लिए गणित का अध्ययन और बिताए गए घंटे और गणित में प्राप्त अंक के बीच का सहसंबंध गुणांक 0.90 है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 22वां का जो है वो पहला सही हो जाएगा। इसमें ए और सी दोनों सही हैं। ए और सी क्या है? गणित
के अध्ययन अधिक समय देने वाले छात्रों ने अधिक स्कोर किया। और जो बी को भी देख लेते हैं, गणित के अध्ययन में कम समय देने वाले छात्रों ने कम स्कोर किया। गणित में अधिक स्कोर करने वाले छात्र ने गणित अध्ययन में अधिक समय दिया। तो ये दोनों जो है एक ही बात बोल रहे हैं और ये निगेटिव कोरिलेशन की बात कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन पहला और सी, ए और सी सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन पहला सही है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां कि एक यादृच्छिक का मान्य म्यू बराबर 400 के साथ सामान्य वितरण है। यदि म्यू का प्रतिशत 80% क्षेत्रफल 500 के बाईं की ओर स्थित हो तो 400 और 500 के बीच का क्षेत्रफल है। तो इसका जो है उत्तर जो है हो जाएगा 23वां का पहला हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि दिया गया जो है 400 म्यू बराबर 400 है और 500 के बाईं ओर 80% भाग स्थित है। तो मतलब इसका हो गया कि P बराबर, ये इसका फॉर्मूला है P x बराबर के से बड़ा है 500 बराबर 80% माइनस 0.80। अब इसका जो है उत्तर हम लोग को पता लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं P बराबर है, ये सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है, ये एक्सपर्ट से सॉल्व कराया गया है। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल जो है कुल मिलाकर के जब इसको सॉल्व करते हुए पहुँचेंगे तो अंत में आएगा कि 400 से 500 के बीच का क्षेत्रफल 0.3 है। अतः इसका विकल्प जो है पहला सही हो जाएगा। तो अब 25वें क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। वह संबंध चुने जो सच न हो। तो इसमें से सच न हो तो ये चौथा वाला रेंज और वेरिएंस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। रेंज जो है वेरिएंस से बड़ा होता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसका वो 25 का चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है कि विचरण गुणांक निम्न में से किसको मापन के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी में केवल बी, इसका जो है इसका जो केवल बी वाला आंसर सही है कि प्रति इकाई माध्य के मापन के मानक विचलन के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है, कोरिलेशन ऑफ वेरिएंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका बी आंसर सही हो जाना चाहिए। हालांकि अभी आंसर के नहीं आए हैं और हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग इसका पूरा सही आंसर दें और प्रूफ के साथ दें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।